सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी वेव के बारे में। ठीक है, नॉर्मल पी वेव क्या होती है, ठीक है, उसकी एबनॉर्मलिटीज क्या होती है। तो आपको स्टार्टिंग जो करनी पड़ेगी ईसीजी की, वो कहां से करनी पड़ेगी? पी वेव से। ठीक है, जब आप नॉर्मल ईसीजी देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो वेव दिखती है, जो सबसे पहले डिफ्लेक्शन दिखता है, उसका नाम क्या होता है? पी वेव। उसको अपन क्या कहते हैं? पी वेव बोलते हैं। ये होती है अपनी पी वेव। इस पी वेव की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कहने का मतलब इसकी नॉर्मल विशेषता क्या है ये पी वेव? ठीक है, बनती क्यों है? आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पी वेव का रीजन क्या था बनने का। पर नॉर्मल कैसी होती है, किस शेप की होती है, कितना इसका एम्पलीट्यूड होता है, कितनी इसकी हाइट होती है, तो इसकी नॉर्मल जो भी चीजें हैं वो आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर में अपन उसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अगर आते हैं पेपर में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको इस टॉपिक में, जो इस लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पी वेव से। तो पी वेव क्या होती है, देखिए, तो पी वेव को समझने से पहले वेव समझते हैं कि वेव क्या होती है, डिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं अपन। तो वेव या डिफ्लेक्शन क्या होता है? ए वेव और डिफ्लेक्शन इज ए मूवमेंट अवे फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, अगर कोई भी, देखो ये बेस लाइन है, ईसीजी के अंदर आपने देखा होगा एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है ये। अब इससे ऊपर कोई भी मूवमेंट हो या इससे नीचे कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है, इससे दूर कोई भी मूवमेंट हो, अवे फ्रॉम द मतलब इससे दूर, या तो इससे ऊपर की तरफ होगा, दूर कहां से होगा भाई? ये बेस लाइन है, इससे या तो दूर ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। तो बेस लाइन से कोई भी मूवमेंट हो, अगर वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, तो a wave or deflection is a movement away from the baseline in either positive or negative direction। in either positive या negative direction, या तो positive direction में या negative direction में। कहने का मतलब एक कोई बेस लाइन है, इस बेस लाइन से कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो रहा हो चाहे वो नीचे की तरफ हो रहा हो, तो ठीक है, इन आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन, उसी को अपन क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन या फिर वेव। क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन या फिर वेव कहेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आई। देन उसके बाद में देखते हैं द वेव दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एज बाइफेजिक। अगर कोई वेव, देखिए यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, कोई बेस लाइन से कोई भी अगर पॉजिटिव दूर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है या चाहे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको अपन ने कहा वेव बोला। पर अब आपने देखा होगा कि कुछ आपको, जब आप ईसीजी देखेंगे बाद में, तो आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी, कुछ वेव्स ऐसी होगी जो पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी साथ में। मतलब उसका आधा हिस्सा पॉजिटिव होगा आधा नेगेटिव होगा, ठीक है, या फिर आधा नेगेटिव होगा आधा पॉजिटिव होगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे बाईफेजिक। क्या कहेंगे? बाईफेजिक, दो फेज वाली, तो बाईफेजिक कहेंगे। देन उसके बाद में देखते हैं द वेव और डिफ्लेक्शन दैट रेस्ट ऑन द बेस लाइन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक। अगर कोई वेव जो है या कोई भी डिफ्लेक्शन अगर इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ भी नहीं उठ रहा, नीचे की तरफ भी नहीं उठ रहा, ये स्ट्रेट पे है, बिल्कुल लाइन पे ही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो तीन चीज अपन ने समझी। वेव या डिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई भी बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर की तरफ कोई भी डिफ्लेक्शन हो रहा हो चाहे नीचे की तरफ कोई भी डिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसको अपन क्या कहेंगे? वेव या डिफ्लेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड चीज बाईफेजिक। बाईफेजिक क्या बोलेंगे? अगर कोई भी जो वेव है या कोई भी डिफ्लेक्शन अगर वो पॉजिटिव भी जा रहा है नेगेटिव भी जा रहा है, दोनों साथ में जा रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? उसको बाईफेजिक। और अगर कोई भी वेव या डिफ्लेक्शन जो है अगर लाइन पे ही है, मतलब बेस लाइन पे ही, बेस लाइन से ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बेस लाइन पे ही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, कुछ चीजों में आपको ये चीजें भी देखने को मिलेगी, आइसो इलेक्ट्रिक भी देखने को मिलेगी। देन इसके बाद में अपना ये नॉर्मल बेसिक टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन जो रहती है इसकी ये। अब इसमें स्टार्ट करते हैं पी वेव से। ठीक है, ये है अपनी पी वेव। तो क्या होती है पी वेव? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द पी वेव इज द फर्स्ट डिफ्लेक्शन इन द ईसीजी। ईसीजी के अंदर जो पहला डिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? अपना पी वेव कहलाता है। जैसे आपने ईसीजी देखी होगी, तो ये जैसे आपकी ईसीजी है, एक और बना देता हूं मैं इधर, ये ईसीजी है। ईसीजी के अंदर जो पहला डिफ्लेक्शन है भाई, ये ईसीजी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये एक ईसीजी किसको बताती है? एक पूरी कार्डिक बीट को बताती है। ठीक है, एट्रिया से लेके वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन तक के पूरे टाइम को कौन बताती है? एक पूरी बीट बताती है। तो इसमें जो स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, वो कहां से हो रही है? इस वेव से, इस डिफ्लेक्शन से। इसको अपन ने क्या नाम दिया? पी वेव। तो पी वेव क्या है? पहली डिफ्लेक्शन है या पहला डिफ्लेक्शन है ईसीजी के अंदर। तो पी वेव इज द फर्स्ट डिफ्लेक्शन इन ईसीजी। ईसीजी के अंदर पहला डिफ्लेक्शन होता है
पी वेव। देन उसके बाद में देखिए द पी वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। जो पी वेव है, ये पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है अपने एट्रिया के डीपोलराइजेशन को। देखिए जब अपन ने लास्ट टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो था अपना, ठीक है, बेसिक ईसीजी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी, उसके अंदर अपन ने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पी वेव है वो कैसे बनती है। जैसे एट्रिया से, एस नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है। देखिए ये अपना एस नोड है, ये अपना एस नोड है। इस एस नोड से जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जनरेट होने के बाद में ये किसमें, पूरे एट्रिया की जो सेल्स है उनके अंदर जाती है। एट्रिया क्या करता है, डीपोलराइजेशन करता है, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि सोडियम का इनफ्लो होता है, सोडियम अंदर आता है, सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो उससे क्या बनती है, अपनी पी वेव बनती है। क्या बनती है, पी वेव बनती है। तो पी वेव क्यों बनती है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से। देखिए ध्यान समझिए, जैसे ये अपना एस नोड है, ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करी, जनरेट करने के बाद में जैसे ये एस नोड है, इसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के बाद में किसको देगा, ये एट्रिया को देगा। पूरे एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी, सेल्स के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सेल क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगी। क्या करना स्टार्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगी। और उसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आता है सेल के अंदर, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो किसके अंदर हो रहा है डीपोलराइजेशन, दोनों एट्रिया के अंदर। तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा ईसीजी के अंदर अपन को, पी वेव, ठीक है। ईसीजी क्या करेगी, ईसीजी में मशीन क्या करेगी, उसको रिकॉर्ड करेगी और कैसे रिफ्लेक्शन बना देगी, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बना देगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पी वेव का नाम देते हैं, पी वेव उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पी वेव क्यों बनती है, अपने एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से। ध्यान रखना है, एट्रिया पी वेव क्यों बनती है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। देन उसके बाद में देखिए, इट इज द सम ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एक्टिवेशन। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राइट एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाने की वजह से बनती है। देखो ऐसे नोड जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स देता है, राइट एट्रियम में भी देता है और लेफ्ट एट्रियम में भी देता है, राइट में और लेफ्ट में दोनों में देता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट की वजह से ही पी वेव बन रही हो। पी वेव क्यों बनती है, दोनों एट्रिया की वजह से बनती है पी वेव। देखिए ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स सबसे पहले राइट एट्रियम को देता है, देन उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम को देता है। तो राइट एट्रियम के बाद जाती है, फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद जाती है, दोनों के बाद में टाइम लगता है दोनों के बाद जाने में। तो इन दोनों के एक्टिवेट होने की वजह से क्या, मतलब इन दोनों के डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या बनती है, अपनी पी वेव बनती है। तो पी वेव को अपन ऐसे नहीं कह सकते कि वे सिर्फ राइट एट्रियम की वजह से बन रही है या फिर सिर्फ लेफ्ट एट्रियम की वजह से बन रही है। ये दोनों के एक्टिवेट होने की वजह से, राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से बनती है। आगे देखना, अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। देन उसके बाद में देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि शेप, उसकी साइज कैसी रहती है, ठीक है, तो वो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पी वेव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द शेप ऑफ द नॉर्मल साइनस पी वेव इज स्मूथ एंड राउंडेड। जो पी वेव है, ठीक है, जो नॉर्मल साइनस पी वेव, नॉर्मल साइनस पी वेव का मतलब जो ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और उसकी वजह से कोई पी वेव बन रही है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे नोड ही जनरेट करता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ डिजीज के अंदर क्या हो जाता है कि एट्रिया की सेल्स भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने लग जाती है, एवी नोड जनरेट करने लग जाता है, ऐसे नोड नहीं कर पाता, या ऐसे नोड के बजाय एवी नोड या एट्रिया की सेल जनरेट करती है। तो पी वेव की शेप जो है वो चेंज होती रहती है। तो पी वेव जो है, अगर ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करके एट्रिया को दे रहा है और फिर जो पी वेव बन रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल साइनस पी वेव। साइनस मतलब ऐसे नोड, तो नॉर्मल साइनस पी वेव क्या होती है, अगर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के बाद में जो पी वेव बनती है उसको अपन कहते हैं नॉर्मल साइनस पी वेव। तो नॉर्मल साइनस पी वेव कहने का मतलब ऐसे नोड से बनने के ऐसे नोड के कारण जो पी वेव बन रही है, ठीक है, वो कैसी दिखेगी शेप में, स्मूथ और राउंडेड। राउंड होगी और स्मूथ होगी। देखो एक तो होती है नोच वाली, ये नोच नहीं होती, इसमें कैसी होती है, स्मूथ होती है, कोई भी इसके नोच वगैरह नहीं होती। तो ये क्या होती है, स्मूथ और राउंडेड पी वेव होती है। देन इसके बाद में देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द पी वेव इज रिकॉर्डेड व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एस नोड एंड स्टिमुलेट द राइट एट्रियम एंड रीचेस टू द वी नोड। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि भाई पी वेव है वो दो फेज की वजह से बन रही है, ठीक है, दो कारण से बन रही है। कौन कौन से, एक तो राइट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से और एक लेफ्ट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से। तो राइट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से कौन सा बनता है, अपना फर्स्ट हाफ। देखो ये पी वेव है, इस पी वेव को दो भागों में बांट दिया, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ। जो फर्स्ट हाफ है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्यों बनता है, ये बनता है राइट एट्रियम की वजह से। क्यों बनता है, राइट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ द पी वेव इज रिकॉर्डेड
when the electrical impulse originate from the SA node and stimulate the right atrium। भाई जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स SA नोड से जनरेट होती है और किसके अंदर जाती है, राइट एट्रियम के अंदर जाती है, तो राइट एट्रियम के स्टिमुलेट होने की वजह से ईसीजी में क्या रिकॉर्ड होती है, जो पी वेव का फर्स्ट हाफ रिकॉर्ड होता है, मतलब पी वेव का फर्स्ट हाफ बनता है एंड रीचेस टू द एवी नोड एंड देन वो किसके कहां पे चली जाती है, उसके बाद में एवी नोड के पास में चली जाती है। देन उसके बाद में देखिए द सेकंड हाफ ऑफ द पी वेव, पी वेव का जो सेकंड हाफ है, ये जो सेकंड हाफ है देखिए ये क्यों बनता है, एक्टिवेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से क्या बनता है अपना ईसीजी में पी वेव का सेकंड हाफ बनता है। पी वेव के दो हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ क्यों बना, पी राइट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से, और सेकंड हाफ क्यों बना, लेफ्ट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से। जब आपने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो एसए नोड है वो उसकी तीन ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स एवी नोड के पास जाती है, तीन ब्रांचेस के थ्रू, कौन कौन सी, तीन इंटरनोडल पाथवे होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा एंटीरियर, मिड एंड पोस्टीरियर। और एक जो बंडल है वो कहाँ जाता है, अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, जिसको अपन क्या कहते थे, बेचमेंस बंडल। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर थोड़ी सी लेट जाती है, राइट एट्रियम के थोड़ी पास जाती है। जैसे समझिए मैं ऐसे नोड हूँ, ठीक है, एक इधर लेफ्ट एट्रियम है, एक राइट एट्रियम, तो मेरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहले राइट एट्रियम के पास जाएगी, तो राइट एट्रियम पहले एक्टिवेट होगा तो हाफ पी वेव का हाफ हिस्सा बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, लेफ्ट एट्रियम बाद में एक्टिवेट होगा तो उसका हाफ हिस्सा बनेगा। तो पी वेव जो है उसका पूरा हिस्सा बन रहा है, उसका दो हाफ में अपन ने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ बनता है राइट एट्रियम की वजह से और सेकंड हाफ बनता है लेफ्ट एट्रियम की वजह से। तो पीएफ के दो हाफ होते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, इसको समझना है। ये डायग्राम समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे का लेक्चर है वैसे ये, पर मैंने अभी बना दिया तो आपको समझना है। थोड़ा सा देखिए कि ये अपना ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जारी है राइट एट्रियम के अंदर, तो पहला वेक्टर, फिर जारी है लेफ्ट एट्रियम के अंदर तो दूसरा वेक्टर। तो इसको मैंने क्या बोला, P1 या P2, ठीक, P1 बोला या P2 बोला, तो P1 हो गया और P2 हो गए, दो वेक्टर हो गए इसमें, P1 एंड P2। अब देखिए जब आपने ईसीजी लीड्स के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो जब अपन चेस्ट लीड्स लगाते हैं, ठीक है, लिम्ब लीड्स होती है, चेस्ट लीड्स होती है, चेस्ट लीड्स लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, अपन चेस्ट पे लगाते हैं डायरेक्टली। तो V1 जो लीड होती है, ये जो V1 मैंने लिखी है, ये V1 लीड कहाँ लगाते हैं, अपन राइट साइड में लगाते हैं। ये अपना राइट साइड है मेरा, तो मैं राइट साइड में लगाता हूँ। तो जो फर्स्ट वेक्टर है वो टुवर्ड्स द V1 जाता है, कहने का मतलब जैसे ये V1 वेक्टर लगाया, V1 लीड इलेक्ट्रो लगा दिया मैंने, ठीक, ये V1 इलेक्ट्रो लगा दिया, इसकी तरफ अगर कोई भी वेक्टर जाएगा या इलेक्ट्रिक, इसकी तरफ कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो ईसीजी में क्या लिखेगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। और अगर इससे दूर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगी तो ईसीजी में क्या लिखेगा, नेगेटिव। ये बात आपको पता है भाई, इलेक्ट्रोड के पास अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है, जैसे इलेक्ट्रोड इसके पास अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो ईसीजी में क्या आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और इससे दूर जाएगी तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो वैसे ही V1 है, इस V1 के पास में एक वेक्टर की वजह से क्या हो रहा है, V1 के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, और एक देखो ये जो P2 है ये इस इलेक्ट्रोड से दूर जा रही है तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पर इसको अब नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट इसको रफ करने के बाद मैं जो दोबारा लिखूंगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आपको इतना देखना है, इतना आया समझ में, देन आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन पढ़ते हैं पीवेव की ड्यूरेशन के बारे में। तो पीवेव की ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन क्या है, जो पीवेव है उसको बनने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे ये अपनी पीवेव है तो इस पीवेव को बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, ड्यूरेशन। तो पीवेव की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है, लेस देन 0.10 सेकंड। कितनी रहेगी, लेस देन 0.10 सेकंड। जैसे ये पीवेव है, इस पीवेव को बनने में कितना टाइम लगेगा, लेस देन 0.10 सेकंड। अब ये सेकंड में है, अगर इसको अपन बॉक्सेस में काउंट करेंगे या एमएम में अगर काउंट करते हैं तो आपको पता है कि एक जो बॉक्स होता है, एक जो स्मॉल बॉक्स होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वो कितना होता है, 0.04 सेकंड का, एंड उसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, 1 mm। तो 0.04 एंड 0.04 मतलब 2 mm, और 0.10 सेकंड का मतलब कितना हो गया, लेस देन 2.5 मिलीवोल्ट। कितना हो गया, लेस देन 2.5 मिलीवोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेस देन कितना होगा, लेस देन 2.5 मिलीवोल्ट होगा। देन उसके बाद में देखिए आप, तो ड्यूरेशन देखिए, द विड्थ एंड और ड्यूरेशन ऑफ द नॉर्मल साइनस पी वेव। जो नॉर्मल साइनस पी वेव होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, लेस देन 0.10 सेकंड, एंड दिस इज द टाइम, लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू एक्टिवेट बोथ द एट्रिया। इसका मतलब क्या है भाई, इतना टाइम अपन को लगता है दोनों एट्रिया को एक्टिवेट होने में। भाई आपको पता है एक नॉर्मल पी वेव कैसे बनती है, दोनों एट्रिया की, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के एक्टिवेट होने की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से, तो दोनों को जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, लेस देन
10 सेकंड में। अगर इसको बॉक्सेज में अपन काउंट करें तो कितने, लेस देन 2.5 स्मॉल बॉक्स। मतलब अगर पीयू की जो चौड़ाई आप देखोगे, ठीक है, उसकी अगर जो लेंथ है वो कितनी रहनी चाहिए, 2.5 स्मॉल बॉक्स से कम रहनी चाहिए। अगर 2.5 से ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल में आ जाती है। कहने का मतलब अगर 2.5 mm से ज्यादा हो जाती है ये तो एबनॉर्मल मानेंगे, 2.5 mm से कम है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में देखिए एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो जो पी वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, उसकी ऊंचाई जो है, उसकी हाइट कितनी होती है, वो देखिए जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल साइनस पी वेव इज लेस देन 2.5 mm इन लिम्ब लीड्स एंड लेस देन 1.5 mm इन चेस्ट लीड्स, ठीक है। अपन लिम्ब लीड्स के लिए अलग लेते हैं, चेस्ट लीड्स के लिए अलग लेते हैं। जो लीड्स वाला सिस्टम है, चैप्टर है, वो मैंने पहले पढ़ाया है, आप उसको देखना कि लीड सिस्टम में आपने पढ़ा होगा चेस्ट लीड्स अलग होती है, लिम्ब लीड्स अलग होती है। चेस्ट लीड्स कौन सी होती है, जो अपन चेस्ट पे अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। लिम्ब लीड्स कौन सी होती है, जो अपन लिम्ब पे अप्लाई करते हैं, हाथ पैरों पे जो अप्लाई करते हैं, लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो कहते हैं लिम्ब लीड्स। और चेस्ट लीड्स कौन सी होती है, जो अपन चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हैं, उनसे जो बनती है वो चेस्ट लीड्स होती है। टोटल 12 टाइप की लीड्स, 12 लीड्स होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, अब जो आपने लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर आप देखना, तो उसमें आपको लीड सिस्टम के बारे में पूरा पता लग जाएगा। तो आप देखिए कि जो लिम्ब लीड्स है वो उसके अंदर लिम्ब लीड्स कौन सी होगी, जैसे लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवीआर, एवीएल एंड एवीएफ, ये जो 6 है, ये 6 लीड्स कौन सी होती है, लिम्ब लीड्स होती है। तो इनके अंदर आपकी जो पी वेव वो कितनी रहनी चाहिए, लेस देन 2.5 mm। मतलब नॉर्मल साइनस पी वेव कितनी होती है, लेस देन 2.5, 2.5 mm से कम की होती है अपनी नॉर्मल साइनस पी वेव लिम्ब लीड्स के अंदर। और लेस देन 1.5 mm मतलब 1.5 mm से कम की होती है चेस्ट लीड्स के अंदर नॉर्मल साइनस पी वेव के। नॉर्मल साइज अगर पी वेव की देखें, हाइट देखें, तो ये जैसे पी वेव, तो अपने आप मैं एग्जैक्टली लीड सेकंड ले लेता हूँ। लीड सेकंड क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि पी वेव सबसे अच्छी अपन को लीड सेकंड में दिखती है, उसका रीजन मैं भी बताऊंगा क्यों। तो लीड सेकंड के अंदर जो पी वेव कितनी रहनी चाहिए, लेस देन 2.5 mm। और लीड चेस्ट लीड्स में अपन V1 लेते हैं, क्योंकि V1 में अपन को बाइफिजिक पी वेव दिखती है, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो V1 के अंदर जो पी वेव आपको देखने को मिलेगी वो कैसे दिखेगी, लेस देन 1.5 mm की देखने को मिलेगी। अगर इससे ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल मानी जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल कितनी होती है, 2.5 से कम तो लिम्ब लीड्स के अंदर और 1.5 से कम चेस्ट लीड्स के अंदर। देन उसके बाद में देखते हैं अपन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी मतलब क्या क्या विशेषता है, पी वेव की नॉर्मल क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि पी वेव इज स्मूथ एंड राउंडेड इन शेप। ये कैसी होती है, स्मूथ और राउंड होती है शेप के अंदर। देन उसके बाद में सेकंड चीज देखते हैं, द पी वेव इज बेटर सीन इन लीड सेकंड। लीड सेकंड के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है, बढ़िया अच्छी देखने को मिलती है, एज द एट्रियल डिपोलराइजेशन इज टुवर्ड्स द लीड सेकंड। क्यों, क्योंकि एट्रिया का डिपोलराइजेशन भी किधर की तरफ होता है, लीड सेकंड की तरफ होता है। देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसको अपन कहते हैं एंथोविन्स ट्राइंगल। एंथोविन्स ट्राइंगल कौन थे, विलियम एंथोविन्स वो थे जिन्होंने ईसीजी की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। ईसीजी के बारे में फर्स्ट टाइम जो बताया था किसी ने, तो वो विलियम एंथोविन थे। तो उन्होंने एक ट्राइंगल दिया था, ठीक है, उन्होंने लीड्स अप्लाई करी थी, बॉडी पे इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करे थे, उनसे एक ट्राइंगल बनाया था जिसको अपन ने कहा था एंथोविन्स ट्राइंगल। तो उस एंथोविन्स ट्राइंगल जो है उसमें 3 टाइप की लीड्स है, लीड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लीड सेकंड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए इस डायरेक्शन में। और जो एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन जो हो रहा है उसका वेक्टर किस डायरेक्शन में, ऐसे लीड सेकंड है, तो एट्रिया का जो डायरेक्शन है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी किधर है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब दोनों एक साथ में चल रही है। तो इस रीजन की वजह से आपको पी वेव जो है वो सबसे बेस्ट सीन होती है लीड सेकंड के अंदर। यानी मतलब अगर पी वेव की कोई भी एबनॉर्मलिटी देखनी है तो आपको सबसे पहले लीड सेकंड में देखने को मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि लीड सेकंड जो होती है वो क्या होती है, पी वेव के ऑलमोस्ट थोड़ी सी पैरेलल होती है, जिस वजह से। और सबसे अच्छे से रिकॉर्ड कौन कर पाती है, लीड सेकंड सबसे बढ़िया तरीके से लीड पी वेव को रिकॉर्ड कर पाती है, जिस रीजन से लीड सेकंड के अंदर सबसे अच्छे से देखने को मिलती है। तो ये कहा है कि पी वेव इज बेटर सीन इन लीड सेकंड के अंदर पी वेव बढ़िया दिखती है एज द एट्रियल डिपोलराइजेशन टुवर्ड द लीड सेकंड, क्योंकि एट्रिया का जो डिपोलराइजेशन है वो लीड सेकंड की तरफ होता है। सेकंड लाइन देखिए, द पी वेव इज बाइफेजिक इन V1। पी वेव जो होती है वो बाइफेजिक होती है। बाइफेजिक में जैसे मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, बाइफेजिक। तो पी वेव जो है वो बाइफेजिक होती है किसके अंदर, लीड V1 के अंदर, ठीक है। अब बढ़िया डाउनलोड कैसे, जैसे ये V1 लीड लगा रखी है, आप जब आप चेस्ट लीड्स के बारे में पढ़ेंगे, अब आपको इसके लिए पहले लीड सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लीड सिस्टम में आप पढ़ोगे कि V1 जो होती है वो अपन राइट साइड में लगाते हैं, हार्ट के राइट साइड में लगा, बॉडी के सॉरी ये जैसे ये स्टर्नम के राइट साइड में अपन कौन सी लगाते हैं, V1 इस पॉइंट पे। तो हार्ट जो है उसके ये V1 अपन ने लगा दी हार्ट के साइड में। तो अब देखिए जैसे ही मैंने बताया था कि ये ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी, ये P1 वेक्टर, ये P2 वेक्टर। P1 वेक्टर किसकी तरफ जा रहा है, V1 की तरफ।
तो मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोड की तरफ अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती है तो ईसीजी में क्या आता है, पॉजिटिव, और अगर कोई भी इलेक्ट्रोड से दूर जाती है तो क्या आता है, नेगेटिव। तो अब इसके पास आ रहा है तो क्या आएगा, पहले पॉजिटिव, देन इसके बाद में ये दूर जा रहा है तो इससे क्या आएगा, नेगेटिव। तो पीवे आपको कैसे दिखेगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों दिखेगी। इसको ये अपन क्या कहते हैं, बाइफेज। एक बार दोबारा देखिए कि जैसे ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है मैंने, इसकी तरफ एक वेक्टर आया, इसकी तरफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई तो ईसीजी में क्या आया, पॉजिटिव, हाफ बन गया। देन उसके बाद में ये जो वेक्टर है ये किधर गया, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, इससे दूर गया, V1 से दूर जा रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने को मिलेगा किसके अंदर, V1 के अंदर। तो V1 में क्या होता है, पी वेव बाइफेजिक होती है, ध्यान रखना। लीड सेकंड के अंदर सबसे अच्छी देखने को मिलती है और V1 के अंदर बाइफेजिक होती है, इस चीज का ध्यान रखना। 2 पॉइंट सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। उसके बाद में देखिए द पी वेव इज इन्वर्टेड इन लीड AVR। AVR के अंदर लीड जो है, AVR लीड जो है उसके अंदर पी वेव कैसी रहेगी, इन्वर्टेड, मतलब हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कौन सी वेव, पी वेव। अब ध्यान रखना है क्यों, ये है अपना, ये जो है ये वेक्टर है, ये किसका वेक्टर है, अपनी पी वेव का वेक्टर है। तो ये पी वेव का एक वेक्टर, ये लीड कौन सी है अपनी, लीड AVR। तो AVR लीड से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। AVR लीड से पी वेव का वेक्टर क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो जैसे अभी मैंने बताया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोड से वेक्टर दूर जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूर जाती है तो क्या आएगा, नेगेटिव। उसके पास आता है तो पॉजिटिव। तो अब इससे दूर जाने की वजह से जो AVR लीड है उसके अंदर पी वेव कैसे बनेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव या इन्वर्टेड देखने को मिलेगी। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। लीड सेकंड के अंदर सबसे अच्छे देखने को मिलता है, V1 के अंदर बाइफेजिक होती है पी वेव, और पी वेव जो है लीड AVR के अंदर क्या रहती है, इन्वर्टेड रहती है, नेगेटिव रहती है। देन इसके बाद में देखते हैं पी वेव इज मेनली पॉजिटिव इन ऑल लीड्स। लगभग सारी लीड्स के अंदर और पॉजिटिव रहेगी AVR और V1 को छोड़ के। सच एज लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVL, AVF, ठीक है, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, AVL के अंदर, AVF के अंदर, या फिर V2 से V6 तक, इन सब के अंदर क्या रहेगी, लीड पी वेव पॉजिटिव रहेगी। बाकी एक्सेप्ट AVR को छोड़ के, AVR के अंदर कैसे रहेगी, नेगेटिव, बाकी सब के अंदर क्या रहेगी, पॉजिटिव, और V1 के अंदर क्या रहेगी, बाइफेजिक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉर्मल पी वेव एक्सिस इज बिटवीन 0 to +75 डिग्री। जो पी वेव है उसका नॉर्मल एक्सिस कितना होता है, 0 से +75 डिग्री तक नॉर्मल इसका एक्सिस होता है। कैसे भाई, जब आप ये पी वेव का, ये जो है ये है पी वेव का वेक्टर, तो जब आप इस वेक्टर को देखोगे तो जैसे ही मैंने इस वेक्टर की सर्कल बना दिया चारों तरफ, तो मैंने देखा ये 0 डिग्री टू +90 डिग्री, ठीक है। तो ये डिग्री जो है इनके बीच में 0 से +75, जैसे ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई ये एट्रिया के अंदर, ठीक है, ये अपना पहला वेक्टर बना था। ये पहला वेक्टर जो है इसका जो एक्सिस है वो कितना रहेगा, 0 से 75 डिग्री, 75 डिग्री के बीच में रहेगा। कहने मतलब ये 0 है, ये 75 डिग्री, इन दोनों के बीच के अंदर रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रह सकता है। जैसे ये 90 डिग्री है एंड ये 0 डिग्री है, तो इनके बीच में कहीं पे भी रह सकता है। तो नॉर्मल एक्सिस कितना होता है पी वेव का, 0 to +75 डिग्री इसका होता है। आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राउंड होती है, स्मूथ होती है। देन इसके बाद में ध्यान रखना है लीड सेकंड के अंदर सबसे अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। V1 के अंदर बाइफेजिक होती है, AVR लीड के अंदर इन्वर्टेड होती है। इसका नॉर्मल एक्सिस जो रहता है वो कितना रहता है, 0 से 75 +75 डिग्री इसका नॉर्मल एक्सिस रहता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनको याद करोगे तभी आप एबनॉर्मल चीज पता कर पाओगे। भाई आपको पता है कि AVR के अंदर इन्वर्टेड है, अब अगर उसके अंदर पॉजिटिव आ गई तो वो क्या हुई, एबनॉर्मल हो गई। तो इन्हीं चीजों की वजह से पहले आपको नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप एबनॉर्मल कंडीशंस उसकी एबनॉर्मलिटीज पता कर सकते हो। तो पहले आपको नॉर्मल चीजें याद करनी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। और एक चीज और, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई पी वेव का पूरा जो रीजन है वो क्या है, एट्रिया। तो अगर एट्रिया के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी तो उसको कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, पी वेव की वजह से। पी वेव के अंदर देख के, भाई पी वेव के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखी, अपन समझेंगे एबनॉर्मलिटी कहाँ है, एट्रिया के अंदर है। तो आपको पी वेव से ही एट्रिया की सारी जो है एबनॉर्मलिटी को अपन को पता लग जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।